हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर RO के लिए मैथ और रीजनिंग का एक पोर्शन है, आप लोगों से पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। तो इसमें रीजनिंग की क्लास मैंने आप लोगों को 25 से 26 के आसपास में करा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे को बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं उनको करेंगे। और इसमें आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो मैथ के भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैथ के कराऊंगा, कुछ रीजनिंग के। तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट हैं जो कि आप लोगों को देखना है अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग में अच्छा करना चाहते हैं। तो एक तो यही वाली प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोगों को रीजनिंग के 25 क्लास कराई गई है। इसके अलावा एक फाउंडेशन बैच करके है मैथ एंड रीजनिंग का, उसमें मैंने 10 के आसपास करा रखी है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जिसमें अधिशासी अधिकारी के लिए मैंने 10 क्लास कराई थी, जिसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन कराया था। और स्टैटिक में आप लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में RO हो, लोअर PCS हो, अपर PCS हो, वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए RO के लिए भी वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप लोगों को इन चीज़ों को देखना है। तो चलिए आज की यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके सामने है, एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग वाला, उसके बाद हम अपने मैथ वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज आप लोगों को दे रखी है, सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को देखना है। मैंने बारीकी से समझा रखी है सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से करना है सॉल्व। आप लोग पहली वाली वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज देखते हैं 0, 6, 24, 60 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो इस टाइप की सीरीज को करने के लिए सबसे पहले हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो पहला नंबर है उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आया कैसे पहले से। ये 6 से कैसे आया होगा, इस 0 से ये हम देखेंगे। फिर 24 कैसे आया होगा, इस तरीके से हम आगे को बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम इसमें अनुमान लगाएं तो सबसे पहले जो हमारा अनुमान लगाने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम इसमें देखेंगे कि ऐड करके जोड़ने का प्रक्रिया हम देखेंगे। कहीं कहीं पर माइनस वाली प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको गुणा वाली प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी, और भाग वाली प्रक्रिया भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आप वर्ग वाली चीज़ भी देख सकते हैं कहीं कहीं पर। और कहीं कहीं पर जब आपका क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ लेवल का बन जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर प्लस और गुणा का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एक ही उसमें दो चीज़ें लग सकती हैं, प्लस भी हो रहा होगा, माइनस भी हो रहा होगा, या फिर प्लस और गुणा दोनों हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर, या फिर उसमें +1, +2, +3, इस तरीके से सीरीज आपकी चल रही होगी। फिर से समझना, अगर कोई दो नंबर हैं तो दो नंबर में से दूसरी वाला जो नंबर है वो कैसे आ रहा होगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर उसमें +1, फिर अगला वाला नंबर कैसे आ रहा होगा, उसका स्क्वायर +2, स्क्वायर +3, इस तरीके से नंबर आपके यहाँ पर लॉजिक लग रहे होंगे। मैंने आपको बारीकी से समझा रखी इससे पहली वाली क्लास में जो आपको 25 क्लास मैंने दे रखी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इन पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 से 6 में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम प्लस वाला ही काम कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम होता है प्लस करना। और अगर प्लस से आंसर आ जा रहा है तो वेल एंड गुड। तो 0 से 6 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा। 0 में 6 ऐड किया तो 6 आ गया। अब 6 से 24 कैसे आएगा, तो आप इसमें अगर 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। और अगर आप 24 में कितना जोड़ेंगे, 60 आ जाएगा। तो 24 में अगर आप यहाँ पर 36 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अगला नंबर हम क्या जोड़ेंगे 60 में कि हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर 6, 18 और 36 इसमें लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है, 6 तिया 18, 18 दूना 36। तो 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी 18 लाने के लिए, लेकिन 18 को गुणा करके 36 कैसे आएगा, 2 से गुणा करके। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। यहाँ से अगर हम जाएंगे
तो 6 3 18, यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ी है, यहाँ हमको 2 की गुणा करनी पड़ी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं लग पा रहा है कि जो संख्या का गुणा हम यहाँ पर कर रहे हैं उसी संख्या का गुणा यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो गुणा वाला लॉजिक हम यहाँ पर नहीं लगाते, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और सीरीज यहाँ पर चला लेते हैं। 6 से अगर हम 18 में जाएंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 12 ऐड करना पड़ रहा है। और अगर हम 18 से 36 में जा रहे हैं तो हमको कितना ऐड करना पड़ रहा है, 18 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये क्या बन गया है, 12 18, 12 और 18 का लॉजिक बन रहा है, यानी कि इसमें कितने का गैप है, +6 का गैप है। तो अगर हम +6 का गैप और देखेंगे तो इसमें +6 और ऐड कर देंगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। और अब आप लोग इसमें 36 में ऐड कर देंगे कितना, 24 ऐड कर देंगे, तो 36 और 24 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 60, यहाँ पर आ जाएगा 60। यानी कि हमने 60 में एक ऐसी संख्या 60 जोड़नी है जो कि आंसर आ जाएगा। तो 60 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सीरीज तो ये वाली बनी है 6, 18, 36 और 60 वाली, और दूसरी जो सीरीज बनी है वो 12, 18 और 24 की बनी है। यानी कि यहाँ पर दो सीरीज बन रही है, और ये तीसरी सीरीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जाके हमको एक आंसर मिल रहा है कि सब में हमको 6 जोड़ना है। तो एक के बाद एक सीरीज हम बनाते जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपकी डबल सीरीज भी बन सकती है, ट्रिपल सीरीज भी बन सकती है। तो तब आपके आंसर आएंगे। आप ये ना सोचें कि एक सीरीज में ही काम चल जाएगा, उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, एक आध सीरीज और बन जाएगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैथमेटिक्स का है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये मैथ वाला पोर्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, अगर एक सर्कल है उसका रेडियस को हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो क्या उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर कितना क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, ये इस वृत्त को समझना, यहाँ पर इसका ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, वृत्त है, और इसका ये क्या है, केंद्र बिंदु है। आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, क्लास 9th 10th, उससे भी पहले हम सर्कल को पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एक होती है रेडियस, जिसको हम अंग्रेजी में त्रिज्या बोलते हैं। इस केंद्र से इस परिधि को टच करने वाली जो लाइन होती है, सीधी रेखा, उसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस तरीके से इसको मिला देंगे, सेंटर से होते हुए पूरी एक लाइन अगर हम इस तरीके से खींच देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्यास। ये जो पूरी लाइन है ए से बी तक, उसको हम ए बी नाम दे देते हैं, और ए बी को हम बोल देंगे व्यास, डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर है। अगर हम ए सी की बात करेंगे, या फिर ए से सी तक की बात करें, या फिर सी से बी तक की बात, या फिर सी से बी तक की बात, इसको हम बोल देते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस। इतना क्लियर हुआ होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर इसी वृत्त में, इसी सर्कल में, अगर आपको कहीं इस तरीके से अगर एक रेखाखंड देखने को मिलेगा, एक रेखा अगर इस तरीके से खींची रहेगी, तो इसको आप त्रिज्या नहीं बोलेंगे। अब इसको त्रिज्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है, वो हमारे सेंटर से होके जाती है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, इसको हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं। तो एक्स और वाई नाम की जो एक रेखा है, इसको हम बोल देते हैं दोस्तों जीवा। इसको हम क्या बोल देते हैं, जीवा बोल देते हैं। तो कहीं पर आपका जब वृत्त वाला क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर अगर जीवा की लंबाई दी गई होगी, तो आप लोग उन चीज़ों को भी ज़रा अच्छी तरीके से समझना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो ये जो त्रिज्या है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसने क्या कहा, यहाँ पर जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर मानी है, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। ये पहली कंडीशन है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। अब कंडीशन क्या अप्लाई हुई, इस त्रिज्या को इसने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया।
तो कोई भी चीज़ को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब त्रिज्या क्या हो गई 2r। ये क्या था पहले थी, पहले, और अब ये क्या आ गई बाद में। बाद में त्रिज्या कितनी आ गई 2r आ गई। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। अब क्षेत्रफल देखो, पहले जब त्रिज्या r थी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका रेडियस क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब पहले तो इसका क्षेत्रफल यही होगा जब इसकी त्रिज्या को हमने नहीं बढ़ाया है, लेकिन अब हमने बाद में जब इसकी त्रिज्या बढ़ा दी है तब क्षेत्रफल कितना होगा, कितना बढ़ गया है, ये हमको बताना था। हमें ये बताने कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। तो बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, बाद में जो इसको हम एरिया 1 कह देते हैं, एरिया 2, एरिया 2 कितना आएगा, तो एरिया 2 को हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब ये r की जगह हम कितना लिख देंगे, क्योंकि ये तो r1 है, पहली वाली त्रिज्या r1 हो गई, और ये r2 का मान कितना हो गया 2r। r1 r2 नहीं भी कहेंगे तो पहले मैंने लिख दिया ये r है, अब कितनी है त्रिज्या 2r। तो इस r की जगह हम 2r लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में त्रिज्या हमारी 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ पर हम 2 गुनी त्रिज्या लिखेंगे, ना कि सिर्फ r लिखेंगे, 2r, और स्क्वायर भी होता है तो हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई, अब जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट में दे रखी है उसके बाहर से स्क्वायर है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही, एक तो 2 देखने को मिल रहा है, एक r। तो हम इनका स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे और r का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर अच्छे से लिखें तो 4 पाई r स्क्वायर। जो अब एरिया आया हमारे बाद में वो कितना आया 4 पाई r स्क्वायर आया है। पहले कितना क्षेत्रफल था, पहले था पाई r स्क्वायर, अब कितना हो गया है 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है, अब हमको ये निकालना है कि कितनी वृद्धि हो गई है। तो इसको आप जरा यहाँ पर देखेंगे तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई है, ये हम निकालेंगे। वृद्धि निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे अगर कोई एक संख्या है, अभी कितनी है, ये 3 है, इसमें अगर बढ़ोतरी हो गई है, ये 7 हो गई है, तो कैसे निकालेंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रखी है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर की यहाँ पर क्या हो रखी है, बढ़ोतरी हो रखी है, वृद्धि हो रखी है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास है 100%, 200%, 300 और 400। हमको अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। और परसेंटेज मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी होंगी तो देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, परसेंटेज में वृद्धि कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता रखा है जब हम अधिशासी अधिकारी के लिए क्लास कर रहे थे। तो वहाँ पर भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आए थे, यहाँ पर भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो परसेंटेज वृद्धि हमको निकालनी है। वृद्धि किसकी निकालनी है, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं, जो वृद्धि आ रखी है 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम भाग दे देते हैं पहली वाली संख्या का जिसमें वृद्धि हो रखी है। तो वृद्धि किस में हो रखी है, पाई आर स्क्वायर में वृद्धि हो रखी है, इनटू 100 कर देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट कराए हैं आपको, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि परसेंटेज जब वृद्धि निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृद्धि कितनी हो रखी है। तो वृद्धि को तो हमने लिख दिया ऊपर 3 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम वो लिखेंगे जो पहले वाली संख्या है जिसमें से हम वृद्धि को दर्शा रहे हैं। वृद्धि हम यहाँ से दर्शा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर में वृद्धि हो रखी कितनी, बाद वाले में। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया है और ऊपर क्या बचा 3 इंटू 100। तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300%। तो ये 300% की वृद्धि हो रखी है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आपके अगर आएंगे तो आपको करना है
तो अब एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं, तब तक आप लोग इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अच्छा, हम एक यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। अगर सर्कल से ही कुछ और चीज़ें आएंगी अगर आपके एग्जाम में, तो उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सर्कल मैंने बना रखा है, वृत्त बना रखा है, तो इसमें ये हो गई केंद्र। यहाँ से अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोल देते हैं। क्षेत्रफल हम लोगों ने अगर देखा इसका तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर से, अगर आप इस बिंदु ए पर हैं और यहाँ से आप चलना शुरू हुए इस तरीके से, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर चलना शुरू हुए और फिर वहीं पर आ गए, जिस बिंदु से चले थे चारों ओर चक्कर लगा के फिर वहीं पर आ गए, तो आपने कितनी दूरी तय की। एक वृत्त के चारों ओर चलने पर आप लोगों ने कितनी दूरी तय की, तो इसी को हम बोल देते हैं परिधि। इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोल देते हैं, परिधि। और ये परिधि का सूत्र किस प्रकार से आता है, ये आता है 2 पाई आर से। ये आता है 2 पाई आर, ये हमारा सूत्र है। अगर आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, अगर इस वृत्त की अगर आपको त्रिज्या दे रखी है, मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर अगर इसकी त्रिज्या है, तो आपसे कहा जाएगा इसकी परिधि निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का मान आप कितना रखेंगे दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 रखेंगे पाई की जगह, ठीक है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। इसके अलावा मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरीके से अगर यहाँ पर कोई सेंटर है, केंद्र बिंदु है, और एक इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो गया है, जीवा है, एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर से अगर इसमें इस जीवा पर एक लंबी रेखा हम खींच देते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो लंब है, इसको अगर आप जेड नाम दे देते हैं, सी जेड, इसका आपसे कहा जाएगा कि 3 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। अगर आपसे कहा जाएगा एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये कहा जाएगा सी वाई की लंबाई कितनी होगी, सी वाई की लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये वाली लंबाई बतानी है अब आपने, ये वाली, ठीक है दोस्तों, सी वाई की लंबाई बतानी है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कैसा त्रिभुज बन गया, ऐसा त्रिभुज बना नहीं बना, बन गया बिल्कुल। अब हमको इसमें से इसकी लंबाई निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम कर्ण। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब लंब का मान आपको दे रखा है, ये सी जेड का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसका मान 3 दे रखा है। अब आधार का मान देखो, ये जो x और y है ये पूरा कितना है, 8, तो 8, ये z इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, इस x और y को, ठीक है। तो ये आधा कितना हो गया है, 4, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये आधार इसका आ गया 4। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं इसका मान। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसका अंडर हम निकाल देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जब भी इस तरीके से कोई संख्याएं आती हैं 3 और 4 की, तो वहाँ पर जो कर्ण का मान आ जाता है वो सीधे 5 आ जाता है, 3, 4, 5। इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, आई थिंक। तो ये है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, जो कि वृत्त से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको कर ले जाना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कोई वृत्त है, वृत्त में केंद्र है, केंद्र यहाँ पर सी, इसको हम बोल देते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई एक त्रिज्य खंड है, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कोई एक त्रिज्य खंड है, वो केंद्र से कुछ अंश का कोण बना रहा होगा। आपसे कहा जाएगा कि 30 अंश का कोण बना रहा है वृत्तखंड से
कोई त्रिज्यी खंड है जो कि 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा त्रिज्यी खंड का। त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो त्रिज्यी खंड क्या होता है, देखो ये एक पूरी रोटी है, इस रोटी के टुकड़े में से अगर आप एक टुकड़ा इस तरीके से निकाल देते हैं तो इसी को हम त्रिज्यी खंड बोल देते हैं, जो मैंने यहाँ पर कलर कर रखा है। ये क्या हो गया, यहाँ पर त्रिज्यी खंड हो गया है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि ये केंद्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये त्रिज्यी खंड में अलग से बना देता हूँ। ये वाला कोण, ये देखो ये बन रहा है 30 अंश का कोण। तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपको, इसमें इसकी रेडियस दे रखी है r, रेडियस इसमें 5 सेंटीमीटर अगर दे दी, या फिर आप 7 सेंटीमीटर मान लें, 7 सेंटीमीटर अगर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो आपको इसका क्या निकालना है, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पहले आपसे कहा है कभी जब मैं अधिशासी अधिकारी के लिए भी बता रहा था कि ये जो वृत्त है इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसके चारों ओर कितने अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर इस तरीके से ये त्रिज्यी खंड है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा है, और इसके बाद इसके बाहर जो कलर नहीं है उसको हम बड़ा बोलेंगे, बड़ा त्रिज्यी खंड। इसको हमने बड़ा त्रिज्यी खंड, इसको हमने छोटा त्रिज्यी खंड बोल दिया। ठीक है, तो ये छोटे त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप, क्षेत्रफल वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखनी है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है θ/360 से। θ/360 डिग्री से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह यहाँ पर 7 रखेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 30 अंश कोण रखेंगे, और यहाँ पर 360। इस तरीके से जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताना जरूरी समझा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, वृत्त में से आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। एक क्वेश्चन, एक सीरीज दे रखी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280 है, का कौन सा पद 1280 है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर कौन सा पद यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप लोग ने बचपन में क्लास 10th में एक सीरीज पढ़ी होगी, एक तो समांतर श्रेणी, एपी आप लोगों ने पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको हम एपी बोलते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी को हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो श्रेणियां होती हैं, ये क्या होती हैं इसको जरा समझ लेते हैं। जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इनको आसानी से कर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूले बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपी की, बाद में हम बात करेंगे जीपी की। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये जीपी का क्वेश्चन है। एपी पहले बता देता हूँ ताकि आपको एक ही क्लास में दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे आप यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, आंकड़े लिखता हूँ। ये एक सीरीज है, एक सीरीज है ये, और इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं ये समांतर श्रेणी है। मैंने पहले कह दिया कि समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करना। जब आप इस समांतर श्रेणी को, इस श्रेणी को देखते हैं तो इनका जो गैप है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, इन सभी का गैप जो है वो समान होगा। ये जो गैप है ये क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। देखो 3 से 6 में गए तो 3 का अंतर आया, 6 से 9 में गए तो 3 का अंतर आया, 9 से 12 में गए फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। हर किसी में 3 3 का गैप आ रहा है, तो ये समान है।
जब गैप समान है तो ऐसी श्रेणी को हम बोल देते हैं समांतर श्रेणी। इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, एक एपी है। ये क्या है दोस्तों, एक एपी है। तो क्या ये जो 5, 10, 20 और 40 है, क्या ये एपी है? जरा चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं है। तो 5 और 10 में कितने का अंतर है, यहाँ पर है 5 का अंतर। 10 और 20 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर। और 20 और 40 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर। तो क्या अंतर इनका समान है, दोनों का गैप समान है? बिल्कुल नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा, पहचानेंगे कैसे कि समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी। एपी और जीपी कैसे है पहचानना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो ये जो समान अंतर आया, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। इसको हम बोल देते हैं सार्व अंतर, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये क्या आया फिर, यहाँ पर तो हमने सार्व अंतर बोला, यहाँ पर जो गैप आता है उसको हम बोलते हैं सार्व अनुपात। यहाँ पर जो आता है वो उसको हम बोलते हैं सार्व अनुपात। अब सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं इसको जरा समझना। ये सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे पहले एपी का ही समझ लेते हैं। ये जो 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, इनको हम पद बोलते हैं। जैसे ये है पहला पद, ये जो 3 है ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। तो हम इनको नाम दे देते हैं। जैसे इसको हमने नाम दिया A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा, A5, A6 6 पद हमको दे रखे हैं। और इसमें कितने पद हो सकते हैं, जब डैश डैश लगा रखा है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं। हम मान लेते हैं n पद हैं, n। हमको नहीं पता कितने पद है, तो हमने मान लिया, माना n पद है इसमें। तो ये वाला जो पद होगा, जो अंतिम पद होगा, वो nवां पद होगा। ठीक है। अब इसमें एक सूत्र होता है nवां पद निकालने का, कोई सा भी पद। अब यहाँ पर हमको सिर्फ 6 पद तक पता है ना। अगर आपसे कहा जाएगा कि इसमें आप बताओ 50वां पद क्या होगा, अब आप 3-3 करके ऐड थोड़ी करते जाओगे। 18 में 3 ऐड किया, 21 आया, 21 में 3 ऐड किया, 24 आया, 24 में 3 ऐड किया, 27 आया। ऐसे करके ऐड तो नहीं करते जाओगे 50। अगर आपसे पूछ लिया जाए 150वां पद क्या होगा, तब आप ऐड तो नहीं करते जाओगे। तब आप क्या करोगे, ये देखोगे कि यार यहाँ पर 150वें पद में क्या आएगा। इसी श्रेणी को अगर आप आगे को बढ़ाते जाओगे तो A 150 भी आएगा कहीं पर, और ये A 150 का मान आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है AN = A + n-1 × D। A + n-1 × D। अब निकाल लेते हैं, चलो देख लेते हैं। A 150 निकाल लेते हैं क्योंकि हमको A 150 का मान निकालना है, यानी कि 150वां पद कौन सा होगा, 150वां पद। इसका मान हम निकाल लेते हैं। A का मान देखो, A इसको आप A1 भी कह सकते हैं या फिर A भी कह सकते हैं। तो A1 यानी कि पहला पद, पहला पद इसमें कितना है, 3 है, प्लस n। n मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पर कुल कितने पद हैं, हमको 150वां पद बताना है। तो पद हमको पता चल गया ना कि कितने पद हैं, तो 150 पद हैं। तो 150 हमने लिख दिया n का मान, -1 × D। D का मान क्या है, मैंने कहा ये सार्वंतर है। सार्वंतर का मान हर किसी में बराबर है, तो ये 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 150 में से 1 माइनस किया, 149 × 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 149 × 3 45, 3 × 27, 3 × 4 12, 12 और 2 14, 3 × 3 और 1 4। तो ये कितना आ गया, 4 4 7, 4 4 7 आ गया। इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये 4 5 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 450 आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी में जो A 50 आया, 150 आया, वो कितना आ गया, 450 आ गया। अगर आपसे इसी में ये पूछ लिया जाएगा, ये nवां पद का मान है, आप इस फॉर्मूले से सारे आंसर निकाल सकते हैं इसके। अगर आपसे इसमें योग पूछ लिया जाएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि यार इसमें 150 पद हैं और 150 पदों का योग कितना होगा, तो आप ऐसे जोड़ते तो नहीं जाओगे ना। 3 में 6 जोड़ 9, 9 में 9 जोड़ा, फिर इस तरीके से एक एक करके जोड़ते नहीं जाओगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है SN। SN मतलब ये है सम
n संख्याओं का सम। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा n की जगह 150, a की जगह ये पहले से है 3, n की जगह 150 माइनस 1 इंटू डी की जगह पहले हमने निकाल रखा है 3। अगर आप इस फॉर्मूले पर इन सारे मान को पुट करेंगे तो आपका योग भी आ जाएगा 150 पदों का योग। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो आप लोग इन चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर हमने समांतर श्रेणी की बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की जीपी है। ये क्या है, यहाँ पर जीपी है। और जीपी कैसे है ये हम कैसे पता करेंगे, सार्व अनुपात निकालेंगे, सार्व अनुपात निकालेंगे और तब हमको पता चलेगा कि ये जीपी है या फिर नहीं है। और ये सार्व अनुपात को हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं आर से। इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये जो पद हैं इसको हम a1 कहते हैं, इसको a2, a3, a4 और डैश डैश करके ये कहाँ तक चलेगा, an तक चलेगा, क्योंकि इसमें कुल कितने पद है, n पद है। तो यहाँ पर देखो सार्वनुपात कैसे निकालते हैं। तो जो दूसरी वाली संख्या है a2, इसमें हम भाग कर देंगे a1 का। क्या करेंगे, a2 अपॉन a1 करेंगे। तो a2 अपॉन a1 करेंगे तो कितना आएगा, देखो a2 का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, a1 का मान कितना है 5, तो 10 अपॉन 5, तो ये 10 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से a3 अपॉन a2 करेंगे तो ये कितना आएगा, a3 का मान कितना है 20 और a2 का मान कितना है 10, तो ये कितना आ गया, 10 दूना 20, यहाँ पर भी 2 आ गया। a4 अपॉन a3 करेंगे, पिछले वाली संख्या को भाग कर देंगे हम पहले वाली संख्या, बाद वाली संख्या को हम भाग करेंगे पहले वाली संख्या से। तो a4 का मान 40, a3 का मान यहाँ पर है 20, तो ये कितना है, 20 दूना 40। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये सार्वनुपात है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, यानी कि हर किसी का मान हमारे पास 2-2 आ रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है। तो कितना मान आया सार्वनुपात का, तो यहाँ पर आया 2, हमने लिख लिया 2 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद, अगर हम इसी श्रेणी में आगे को बढ़ते जाएंगे तो कौन से वाले पद में हमको 1280 देखने को मिलेगा। अगर आप 5, 10, 20, 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 160, इसी तरीके से आगे को बढ़ते जाएंगे, कोई एक पद होगा जो 1280 भी आ रहा होगा इसी लाइन में, तो वो कौन सा वाला पद होगा। तो हम मान लेते हैं, माना वह nवां पद है, nवां पद है, तो हमको यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो ये जो जीपी है, ये जो जीपी है, इसमें nवां पद के लिए सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लोग लिख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। nवां पद का मान के लिए सूत्र है, इसको आप लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1, an इज इक्वल टू a इंटू r, r की घात n माइनस 1, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र में रखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये an है, an का मान कितना है 1280, क्योंकि हमको इस पद का मान तो बता रखा है ना कि ये 1280 है, इस ये वाला पद। लेकिन कौन सा वाला पद है, nवां पद है, n हमको नहीं पता, तो n हम यहाँ से निकालेंगे, देखेंगे। a का मान कितना है, a का मान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, a क्या होता है, पहला पद होता है, तो पहले पद का मान 5 इंटू r, r का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला है 2, और इस 2 की घात है n माइनस 1, और ये n का ही मान हमको निकालना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वह पद n है और n का मान निकालना है। तो इसको चलो देखते हैं। इस 5 को हम यहाँ भाग में ले आते हैं, 1280 अपॉन 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
2 और 48, 5 5 40, 5 45 और 3 0, 5 6 30, तो ये कितना आ गया 296 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 दूना 10, 2 28 18 28, 5 चौको 20, 5 5 25, यहाँ पर 5 आएगा, यह आ गया 256। इसको 5 से अगर हमने भाग किया तो ये कितना आ गया 256 आ गया। यानी कि अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कि, अच्छा मैं इसके बगल ही में लिख लेता हूँ कि इसका मान कितना आ गया 256 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 2 की पावर n-1 है, तो हमको इस 256 को भी 2 की पावर n-1 में ही बदलना पड़ेगा। 2 की पावर में बदलना पड़ेगा इस 256 को। तो 2 की पावर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, 256 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड। तो फैक्टर करने के लिए 2 की पावर में हमको बदलना है, तो इसलिए हम 2 से ही भाग करेंगे। तो ये कितना आएगा 128, फिर हम करेंगे तो 2 से 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2, और फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ पर 2 की कितनी पावर आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की कितनी पावर है, 7 पावर है। तो ये 256 कैसे आएगा, जब हम 2 को 7 बार गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 156। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा। 2 की पावर 7 एक बार देख लेते हैं फिर से। कहीं तो दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर 8 आना चाहिए था, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो 2n-1 इजिकल टू 2 की पावर 8। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घात, ये जो पावर है इनको इक्वल कर देंगे। तो n-1 इजिकल टू 8। ठीक है, n-1 इजिकल टू 8, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 प्लस ये -1 यहाँ चले जाएगा 9, तो n का मान 9 आ गया। यानी कि कुल कौन सा पद होगा, वो 9वां पद होगा। यहाँ पर कौन सा पद होगा, वो 9वां पद होगा, जिसका मान 1280 होगा। वो कौन सा पद होगा, 9वां पद होगा, जिसका मान 1280 होगा, और ये आंसर आपका 9th पद आ जाएगा। लग रहा होगा आपको ये थोड़ा सा लेंदी, लेकिन ये इतना लेंदी है नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये उंगलियों में होगा क्वेश्चन। जैसे ये 256 आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको पता है 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 164, दूना 228, 128 दूना 256, दूना 512, इस तरीके से तो आप लोग इनको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इनको कर ले जाना। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच।